नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत अहम खबर के साथ भोपाल से आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम। आज विधानसभा में देंगे अपना अधिकांश समय, शाम को जाएंगे रायसेन के हलाली डैम। वन विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो यह अहम खबर आपको बता दें, दिन भर व्यस्त रहने वाले हैं सीएम। वन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्यादातर जो समय है वो विधानसभा में ही उनका बीतने वाला है। वहीं रायसेन के हलाली डैम भी सीएम शाम को जाएंगे। वन विभाग के कार्यक्रम में भी शाम को शिरकत करेंगे। तो आने वाले हैं और शाम को रायसेन के हलाली डैम भी जाएंगे। वन विभाग में कार्यक्रम होना है जिसमें शिरकत भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के पुलिस लाइन स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट @ 100 का शुभारंभ किया। इसके अलावा इंदौर के महू क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात सुनने के बाद सीएम ने कहा कि मन की बात से जन सामान्य को देशहित और सबके विकास के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के पुलिस लाइन स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट @ 100 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 100 घंटे लगातार चलने वाले इस अनूठे टूर्नामेंट में 25 से अधिक राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इसके बाद इंदौर के महू पहुंचे सीएम ने इंदौर जिले के महू गांव में विकास कार्यों के भूमि पूजन किया। उन्होंने महू गांव नगर परिषद को नगरपालिका बनाने के साथ ही 100 बेड का नया अस्पताल बनाने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति कभी सम्मान का भाव नहीं रखा। हमने लाडली बहना योजना शुरू की तो कांग्रेस बोली कि बहनों को पैसा मत दो, महिलाएं शराब पी जाती हैं। इस अपमान का बदला महिलाएं चुनाव में कांग्रेस से लेंगी। अगर मैं महू में आया और कुछ अगर दूंगा नहीं तो आनंद नहीं आएगा। तो हमारे बीच में से मुझे मालूम पड़ा है यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूं। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने। आपने कहा नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर पालिका बनाना है क्या? तो आसपास के इलाके मिलाकर के आबादी को पूरा करोगे तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ किया मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया और कहा कि इस कार्यक्रम से जन सामान्य को देश हित और सबके विकास के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज भोपाल। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं। संख्या बल के आधार पर 1 सीट भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही, लेकिन सियासी रणनीति ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। भाजपा ने SC, सामान्य और OBC वर्ग से 7 नेताओं का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजा है, जबकि कांग्रेस में दावेदारों के नाम पर अभी मंथन फिलहाल जारी है। और इसी बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खुद को राज्यसभा की दौड़ से बाहर बताया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा हरियाणा की तर्ज पर 2 उम्मीदवार उतारकर क्रॉस वोटिंग की रणनीति भी अपना सकती है। तो भाजपा ने पैनल बनाया है, हाईकमान को बकायदा भेज दिया गया है। भाजपा के पैनल में SC, सामान्य, OBC वर्ग शामिल है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो दावेदारों पर मंथन चिंतन जारी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल राज्यसभा की सीट से बाहर अपने आप को रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। राज्यसभा सीटों का गणित समझिए, जिसमें भाजपा के 54, कांग्रेस के 35 और गोंगपा का 1 विधायक
शामिल है और किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए न्यूनतम 31 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में संख्या बल को देखें तो दोनों ही प्रमुख दल एक एक सीट निकालने की स्थिति में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का ये दाव भी हो सकता है कि भाई क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस विधायकों का भी समर्थन मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मंथन चिंतन लगातार कांग्रेस का एक तरफ जारी है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पैनल बनाकर उसने एक तरह से चुनौती देने की भी कोशिश की है। तो 7 नामों का बकायदा पैनल बनाया गया है। मुख्यमंत्री आवास वर्ग से आते हैं तो माना जा रहा है कि दूसरे वर्ग के नेताओं को मौका मिलेगा। भाजपा के दावेदारों को अगर देखें तो राज्य भाजपा इकाई ने इस चुनाव के लिए जो पैनल तैयार किया है उसके हिसाब से देखें तो उसमें एससी, सामान्य और ओबीसी वर्ग के नेता शामिल किए गए हैं। तो एससी वर्ग से पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे, गंगूराम बघेल का भी नाम शामिल है। सामान्य वर्ग से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल का नाम, वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे का भी नाम। वहीं ओबीसी वर्ग से देखें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल पैनल में शामिल किए गए। भाजपा के दावेदार हैं जिनमें सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति के 7 नामों का पैनल तैयार किया गया है और इन्हीं के आधार पर अब देखना होगा किसको दावेदारी जो है वो मिलती है। तो मुख्यमंत्री आवास आदिवासी वर्ग से आते हैं तो अब ये माना जा रहा है कि कोई और जो है वर्ग उस पर खासतौर से ध्यान दिया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते फोर्स के दबाव के बीच तेलंगाना से माओवाद को लेकर एक खबर सामने आई। पुलिस पोलित ब्यूरो मेंबर केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य देवजी ने 16 माओवादियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बसव राजू के न्यूट्रलाइज होने के बाद देवजी बड़ा नक्सली था जिसने सरेंडर कर दिया है। देवजी ने तेलंगाना में सरेंडर किया और कुछ नाम और अभी शेष हैं जो निष्क्रिय हैं और इन्हें भी जल्द से जल्द उनका सरेंडर होगा। तो मल्लाराव रेड्डी माओवादियों के महासचिव देवजी ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ा झटका एक बार फिर से नक्सलवाद को लगा है जिसमें छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। तेलंगाना में 25 लाख रुपयों का इनाम इस पर घोषित था। 8 महीने पहले संगठन का ये महासचिव बनाया गया था। सीसीएम संग्राम ने भी सरेंडर किया है। तो देवजी के साथ 16 ऐसे नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। मल्लाराव रेड्डी ने भी देवजी के साथ सरेंडर किया जिन पर लाखों करोड़ों रुपयों का इनाम घोषित था। कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करे घोटालों पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा।
उधर रायसेन में यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए रविवार को बड़ा प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारी काले कपड़े में हल्ला बोल रैली निकालकर भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश शर्मा के सामने अपने बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से जमा कराया। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत सत्कार किया। बता दें कि यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने पहले महामाया चौक पर जनसभा कर पदाधिकारियों ने यूजीसी बिल को लेकर सरकार को चेताया और यूजीसी के काले कानून को सरकार तत्काल वापस लेने की भी मांग की गई। जिस प्रकार का ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हुआ समर समाज का, वह ज्ञापन मैं प्रदेश कार्यालय में अक्षरशः प्रेषित वैसा करूंगा। उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। उचित तरीके से उचित स्थान पर उचित बात को उचित समय पर मैं पहुंचा दूंगा। ये समर समाज से मैं वादा करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया कि भाजपा के माध्यम से उनकी बात जा सकती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि और इधर दतिया में रेत माफियाओं की दबंगई का एक खौफनाक मामला सामने आया। बड़ौन कला के पास रेत परिवहन को लेकर विवाद हुआ, जहां हिंसक झड़प हो गई। दबंगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी और पहले गाली गलौज की और फिर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग में ट्रैक्टर ट्रॉली पास खड़े लोडर के टायर गोलियों से छलनी हो गए। हालांकि लोग बाल बाल बचे। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरार बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल फायरिंग की बल्कि मारपीट कर नकदी भी लूट लिए गए। लेके आ रहा था, उसने गोली दी से मुंह में बच गया मरद से। में पता नहीं साहब क्या मैटर है, मैं तो मार्केट खाई कर रहा था, मुंह में गोली दी से मैं तो मरद से बचने के फिर मुकाबला है कि मैं आज मरद से बचा। मैं घाट पे बजी का ट्रैक्टर चला के लाना था। जैसे 6-7 लोग गए, एक जने को मैं जानता हूँ, गोरा का गोलू रावत है। मामला कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, जाकर सीधे मारपीट करी है। ये मुझे पता नहीं क्या विवाद था क्या नहीं, मैं तो वहाँ रोड़ा चला था। खदान है, वहाँ पे ट्रैक्टर निकलने विवाद को लेकर विवाद हुआ है, जिसपे एफआईआर कर ली गई है। 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। रायपुर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही और दर्जनों ट्रेनों के ठहराव के बावजूद सुरक्षा इंतजाम ढीले नजर आए। रविवार सबसे ज्यादा भीड़ वाला दिन माना जाता है और इसी दिन मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर वीआईपी गेट तक एक भी सुरक्षाकर्मी वहां तैनात नहीं दिखा। प्रवेश द्वार पर लगी बैगेज स्कैनर मशीन का उपयोग नहीं हुआ। प्रदेश के सबसे व्यस्त स्टेशन में शुमार इस स्टेशन पर ऐसी लापरवाही किसी बड़े खतरे को न्योता दे सकती है। देखिए, सवाल ये भी है, यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर रोजाना दर्जनों ट्रेन आती है और हजारों यात्री आना जाना करते हैं, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम अगर आप देखेंगे तो बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर आपको दिखाई देगी। ये रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है, जहां पर सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। बैगेज स्कैनर लगाया गया, लेकिन ना ही यहाँ पे कोई आरपीएफ का सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहा है, ना ही कोई टीटी टिकट चेकर दिखाई दे रहा है। यानी कि किसी के पास प्लेटफॉर्म का टिकट हो चाहे ना हो, या फिर जिस ट्रेन में वो सफ़र कर रहा है उसका भी टिकट हो ना हो, इसे देखने के लिए यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्य द्वार है, हज़ारों लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं। जो भी अंदर जाता है उनको यहाँ पर अपना बैगेज स्कैन कराना होता है, लेकिन जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो चौंकाने वाली तस्वीर है कि रेलवे स्टेशन जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग आना जाना करते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर रायपुर रेलवे स्टेशन से आवागमन करते हैं। रोज़ाना की अगर बात करें तो 20,000 से ज़्यादा लोग जो है रायपुर रेलवे स्टेशन पर आते और जाते हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों तक की ट्रेनें संचालित होती है। दर्जनों ट्रेनें रोज़ाना यहां पर रुकती है और यहां से शुरू होती है। ऐसे में यहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम जो है बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर है। ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में भी आप देखेंगे कोई भी टिकट चेकर मौजूद नहीं है, किसी के पास प्लेटफॉर्म टिकट है या नहीं। आरपीएफ का कोई जवान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो यात्रियों की सुरक्षा है वो भगवान भरोसे दिखाई दे रही है, क्योंकि भले ही बैगेज स्कैनर लगाए गए, मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए, लेकिन कोई सुरक्षा का जवान जो है वो सूद लेने के लिए मुख्य द्वार पर ही कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और रविवार का दिन है, ऐसे में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर होती है, बावजूद इसके सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, 24/7।
सतना जिले के कोटा नगर परिषद इलाके से घटना सामने आई न केवल एक परिवार की त्रासदी को दिखा रही है, बल्कि आज के डिजिटल दौर में टूटते रिश्तों की एक गंभीर चेतावनी भी है। रविवार को युवक ने घरेलू तनाव, मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में युवक को सतना जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में जिंदगी और मौत से वो जूझ रहा है। जानकारी मिली कि शिवेंद्र सिंह पत्नी की हरकतों से परेशान था। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद हो रहा था। परिवार का ये आरोप है कि पत्नी की सोशल मीडिया पर सक्रियता के कारण घर का जो माहौल था वो बिगड़ रहा था। ऐसे में पति शिवेंद्र खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा। शिवेंद्र के एक पत्र में उसने अपनी आप बीती बताई। उसकी मां के साथ भी पत्नी दुर्व्यवहार करती है। रायसेन जिले के बेगमगंज नगर के अजंता टॉकीज के सामने एक दुकान से चोरों ने धावा बोलकर लगभग 4.25 लाख रुपए की चोरी की। शातिर चोर ने सीसीटीवी कैमरे, 4 डीवीआर गायब किया ताकि वारदात का पता न चले, लेकिन पीछे लगे तो एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी बाहर निकलकर मुंह पर कपड़ा बांधता हुआ दिखाई दिया और कैद हो गया। अब उसके हुलिये के आधार पर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। फरियादी रितेश जैन ने बताया है कि उसके पिता रात में दुकान बंद कर ऊपर चले गए थे, क्योंकि परिवार ऊपर ही रहता है। लेकिन सुबह 6 बजे दुकान में गुटखा लेने के लिए वो आए तो काउंटर का सामान इधर उधर बिखरा मिला। दराज में रखे नगद 3,70,000 रुपए गायब हो गए। सुबह रात में 10:30 बजे हम लोग दुकान बंद करके ऊपर गए। उसके बाद हम लोग नीचे नहीं आते। फिर सुबह पापा आए सुबह 6 बजे, तो उन्होंने देखा कि दराजे वगैरह बिखरी पड़ी थी। तो वो पेमेंट था हमारा 3,70,000 रुपये, जो कि हमें कहीं किसी पार्टी को खुरई में देना था। तो फिर हम लोगों ने थाने में जाके उसकी एंट्री मतलब रिपोर्ट कराई और उसके बाद कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। छिंदवाड़ा में रविवार को राजनीतिक माहौल उस समय अचानक गर्मा गया जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आमने सामने आ गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात इतने बिगड़े कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए 3 बैरिकेड तोड़े और सीधे कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंच गए। प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने पहले से बैरिकेडिंग की थी, लेकिन भीड़ के बढ़ते दबाव के चलते बैरिकेड काम नहीं आया। इधर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहले से मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा के विरोध का जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप प्रत्यारोप के बीच जमकर नारेबाजी हुई और कुछ ही देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण के साथ टकराव में बदल गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने पीएम का पुतला फूंका। स्थिति और बिगड़ी। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को अलग करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे। कार्रवाई की मांग की गई। अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग शांत हुए। हमारी महिलाएं आज कितना ज्यादा लोगों को प्रताड़ित किया गया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या खुला था उनका, क्या कसूर था उनका, जो आज कांग्रेस कार्यालय में घुस के जो अभद्रता की गई। 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज तक पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, आज कैसे हो गया कांग्रेस। और कैबिनेट मंत्री दर्जा, राज्य मंत्री दर्जा के हमारे अनुसूचित जाति के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पूरे कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में आज हम लोग भोपाल जाने की तैयारी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।